Hello everyone, how are you all? Welcome to ID Infusion by Triumph Academy। आज हम आपका करने वाला हैं GST जो कि BCom ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट है, उसका यूनिट नंबर 2। ठीक है, तो ये होने वाला है आपका आज पार्ट 1, क्योंकि ये बहुत वास्ट सिलेबस है इसका, तो काफ़ी सारे पार्ट्स में इसको करना पड़ेगा। तो आज की बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है सेक्शन 1, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 CGST एक्ट 2017 का, जो कि किसको डिफाइन करता है? सप्लाई को, कि सप्लाई क्या होती है, इसको कौन डिफाइन करता है? सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 ऑफ द CGST एक्ट 2017। तो इसके अकॉर्डिंग एज पर सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 सप्लाई इंक्लूड द फॉलोइंग टर्म। सप्लाई के अंदर क्या क्या टर्म्स होती हैं, मतलब किस किस चीज़ को हम सप्लाई बोलेंगे एज पर सेक्शन 7 सब सेक्शन 1। तो किन किन चीज़ों का हम सप्लाई बोलेंगे? सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हम सप्लाई बोलेंगे जो जितने भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होती है या दोनों की मिलाकर, उन सब की जितनी भी सप्लाईज होती हैं उन सब का टोटल हम सप्लाई ही कहे जाएंगे। भले से गुड्स एंड सर्विसेज की सेल हो रही हो, उनका ट्रांसफ़र हो रहा हो, उनका बार्टर एक्सचेंज किया जा रहा हो। बार्टर का मतलब आप एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ ले लेना विदाउट द मनी कंसिडरेशन, इसको बोलते हैं बार्टर। या फिर आप किसी इंसान से कुछ चीज़ एक्सचेंज कर रहे हो, कि लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हो, रेंटल चीज़ें, लीज़, डिस्पोजल, ये सब चीज़ें किसका पार्ट होंगी? सप्लाई का। अगर आप इन सब चीज़ों को गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे हो, सेल कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर बार्टर कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपकी किसके अंदर इंक्लूड होंगी? सप्लाई के अंदर। सप्लाई इन सबको बोला जाएगा एज़ पर सेक्शन 7 सब सेक्शन 1। और ये जो आप चीज़ें कर रहे हो, इसके लिए तीन चीज़ें नेसेसरी हैं। एक तो ये है, इसके बदले में आपको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल रही हो, इन कैश और इन काइंड। ठीक है, आपको उसके बदले में कंसिडरेशन मिल रही हो, और आप किसी पर्सन से इसको एक्सचेंज कर रहे हो, और आप बिज़नेस के मोटिव से इसको एक्सचेंज कर रहे हो, मतलब सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपने किसी अपने दोस्त से शर्ट ली और अपनी शर्ट उसे दे दी, क्या आपने ये बिज़नेस के उससे करा? कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ द बिज़नेस नहीं ना, ये आपने एज अ फ्रेंड कर दिया। तो ये सब चीज़ें मतलब उसके अंदर GST के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो मतलब आप जो चीज़ कर रहे हो, आप वही शर्ट अपनी दुकान के अंदर ले जाकर बेचते हो, तो वो आपने बिज़नेस के लिए किया। ठीक है ना, तो जब वो चीज़ इन कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ द बिज़नेस हो रही हो, तब उसको सप्लाई बोलेंगे, वरना उस चीज़ को सप्लाई नहीं बोलेंगे, और उसके बदले में कुछ ना कुछ कंसिडरेशन आपको मिल रही हो। ठीक है, तो यही थी कोर डेफिनेशन। अब देखते हैं सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन B। ठीक है ना, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज और अ कंसिडरेशन वेदर नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एट सप्लाई। या आप किसी चीज़ का इंपोर्ट कर रहे हो, किसी सर्विसेज का इंपोर्ट कर रहे हो, भले से वो बिज़नेस के लिए हो या फिर बिज़नेस के पर्पस के लिए ना हो, ठीक है ना, वो सप्लाई माना जाएगा। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1B क्या कहता है कि आप कोई सी भी सर्विसेज इंपोर्ट करवा रहे हो बाहर से, चाहे वो बिज़नेस के लिए करवा रहे हो या फिर नहीं करवा रहे, ठीक है ना, बिज़नेस के पर्पस से ना हो, तब भी क्या कहलाई जाएगी? हमारी सप्लाई कहलाई जाएगी। दिस मीन पर्सनल इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज लाइक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन फ्रॉम फॉरेन एंटिटीज़, यानी कोई फॉरेन जो एंटिटीज़ हैं वो आपको ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन बेच रही हैं किसी चीज़ की, ठीक है ना, तो वो चीज़ भी क्या कहलाई जाएगी? आपकी सप्लाई कहलाई जाएगी। अब आगे चलते हैं। अब सेक्शन 7 सेक्शन 1C क्या कहता है? द एक्टिविटीज़ स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। जो आपके शेड्यूल 1 है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं वो क्या कहलाई जाएंगी? सप्लाई कहलाई जाएंगी। भले से उसके बदले में हम कंसिडरेशन दे रहे हैं कुछ या फिर नहीं दे रहा है, वो सब क्या कहलाई जाएंगी? आपकी सप्लाई कहलाई जाएंगी। ठीक है ना, दिस एक्सटेंड द स्कोप ऑफ सप्लाई बियॉन्ड ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग पेमेंट। भले से उसके बदले में आपको पेमेंट मिल रही हो या नहीं मिल रही हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो चीज़ आपकी सप्लाई कहलाई जाएगी। ठीक है, अब शेड्यूल 1 के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो सप्लाई कहलाई जाती हैं, भले से उसके बदले में कंसिडरेशन मिले या फिर ना मिले। सबसे पहले आता है परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिज़नेस एसेट। आपने अपने किसी भी बिज़नेस एसेट का ट्रांसफ़र कर दिया परमानेंटली या फिर उसको डिस्पोज कर दिया, वो सरकार की नज़र में एप्लीकेबल सप्लाई है। ठीक है ना, वैन इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बिन अवेल्ड ऑन सच एसेट, अगर उन पर ITC क्या है? अवेल्ड हुआ है, तो वो क्या है?
सप्लाई मानी जाएंगी। एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी गिव अवे इट्स ऑफिस कंप्यूटर ऑन विच ITC वॉज क्लेम टू एम्प्लॉय विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। मान लीजिए एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को एक कंप्यूटर दे दिया जिसके ऊपर उन्होंने ITC क्लेम कर रखा था, वो उन्होंने अपने एम्प्लॉय को फ्री में दे दिया, तो वो चीज़ ऐसा गिफ्ट नहीं मानी जाएगी, वो गवर्नमेंट की नज़र में क्या मानी जाएगी, सप्लाई मानी जाएगी। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड और पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, यानी अगर कोई दो रिलेटेड पर्सन या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन आपस में गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं, शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, वो भी गवर्नमेंट की नज़र में सप्लाई मानी जाएगी, भले से उसके बदले में कुछ कंसिडरेशन मिली हो या फिर नहीं मिली हो। व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर वो दो लोग आपस में शेयर कर रहे हैं, आप शर्ट शेयर कर रहे हो अपने दोस्त से मान लीजिए, ठीक है ना, मगर उसकी भी शर्ट की दुकान है, आपकी भी शर्ट की दुकान है, और आप एक साथ हज़ारों शर्ट शेयर कर रहे हो कि मतलब तुम 1000 शर्ट ले लो, मैं तुम्हारा माल ले लेता हूँ। तो इस तरीके से ये चीज़ अगर कोई इंसान बिजनेस के पर्पज़ से करता है, ठीक है ना, तो वो चीज़ भी सप्लाई के अंदर इंक्लूड होगी, वो चीज़ टैक्सेबल होगी इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट। रिलेटेड पर्सन किसे कहते हैं, इंक्लूड एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, जैसे एम्प्लॉयर है और उसका एम्प्लॉई है, होल्डिंग सब्सिडरीज कंपनी, ये सब चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी, रिलेटेड पर्सनस के अंदर। और डिस्टिंक्ट पर्सन किसको बोला जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर सेक्शन 25 डिफाइन करा गया है। डिफरेंट रजिस्ट्रेशन अंडर द सेम पेन इन डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी एक ही आदमी है, उसने सेम पेन नंबर का अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेट में या फिर अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो ऐसी एंटिटीज़ क्या कहलाई जाएंगी, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाए जाएंगे ऐसे लोग, ठीक है ना। जैसे कि इसका एग्जांपल दे रखा है, गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस इन दिल्ली टू इट्स ब्रांच इन मुंबई। अब एक हमारा ऑफिस था दिल्ली में, एक था मुंबई में, हमने सामान भेज दिया दिल्ली से मुंबई, मगर दोनों जगह का GSTIN नंबर अलग अलग था, तो ये चीज़ क्या होंगी, टैक्सेबल होंगी, इसके ऊपर GST लगेगा। और दूसरा है सर्विस प्रोवाइडेड बाय पेरेंट कंपनी टू इट्स सब्सिडरी कंपनी, यानी एक पेरेंट कंपनी है जो बड़ी कंपनी है और उसके अंदर एक कंपनी काम कर रही है जो कि उसकी सब्सिडरी कंपनी है। अब बड़ी जो कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है, उसने अपनी सब्सिडरी कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ काम करवाया और उसके बदले में उससे कुछ फ़ीस नहीं ली, ऐसी भी चीज़ क्या होगी, टैक्सेबल होगी, ठीक है। नोट, दिस डजंट अप्लाई टू गिफ्ट अप टू 50,000 इन वैल्यू इन फाइनेंशियल ईयर गिवन बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, यानी कोई भी अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 तक का गिफ्ट देता है तो वो तो टैक्सेबल नहीं है, बट अगर एक साल के अंदर उस गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से अबव जाती है तो वो चीज़ क्या होगी, आपकी टैक्सेबल होगी, ठीक है। अब अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच के अंदर कुछ गुड सप्लाई हुए तो वो भी गवर्नमेंट की नज़र में टैक्सेबल होंगे। मैंने प्रिंसिपल सप्लाई गुड टू एन एजेंट और वाइस वर्सा, या तो एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई करे या प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करे, वो क्या होंगे, टैक्सेबल माने जाएंगे गुड, ठीक है ना। दिस सप्लाई मस्ट बी मेड फॉर फर्दर सप्लाई ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, और ये जो सप्लाई की जा रही है वो इस वजह से सप्लाई की जा रही है कि आगे जिस इंसान को मिल रहा है वो और आगे सप्लाई करे, ठीक है ना, कि जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर और आगे सप्लाई करे, तो ऐसी चीज़ टैक्सेबल होंगी। अ होल सेलर सेंड गुड टू अ डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर एन ऑनवर्ड सेल ऑन बिहाफ ऑफ द होल सेलर, एक होल सेलर एक डिस्ट्रीब्यूटर को सामान बेचता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर एक कस्टमर को सामान बेचता है, तो जो होल सेलर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सामान बेच रहा है, दे रहा है, वो क्या कहलाया जाएगा, वो भी GST के लिए टैक्सेबल होगा, इवन विदाउट कंसिडरेशन, अगर इसके बदले में कुछ कंसिडरेशन ले या ना ले, ठीक है ना, वो तब भी सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। import of service by a taxable person from a related person or from any of his other establishment outside India, ठीक है। अगर कोई इंसान सर्विस इंपोर्ट करवाता है, कोई टैक्सेबल पर्सन सर्विस इंपोर्ट कराता है अपने किसी रिलेटेड पर्सन से या फिर किसी दूसरी एस्टेब्लिशमेंट से जो इंडिया के बाहर है, वो चीज़ भी आपकी सप्लाई के अंदर इंक्लूड होगी। अगर वो इंसान ये चीज़ अपने बिजनेस पर्पस के लिए कराया जा रहा है, ये तभी सप्लाई कहलाई जाएगी। जैसे एग्जांपल, इंडियन ब्रांच ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी इंडियन ब्रांच है, रिसीव इंटरनल कंसल्टिंग सर्विसेज फ्रॉम इट्स फॉरेन हेड ऑफिस, तो उसके फॉरेन हेड ऑफिस से उसको कुछ इंटरनल कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड की गई, ठीक है ना, तो ये चीज़ भी क्या होगी, सप्लाई कहलाई जाएगी। वो जो आपकी इंटरनल कंसल्टिंग सर्विस मिल रही हैं वो भी सप्लाई के अंदर आपकी इंक्लूड होंगी। नो पेमेंट भी मेड, इसके बदले में उन्होंने कुछ पेमेंट थोड़ी दी थी, जो इंटरनल कंसल्टिंग सर्विस हो रही थी उसके बदले में जो मल्टीनेशनल कंपनी की इंडियन ब्रांच है उसने अपने फॉरेन हेड ऑफिस पर कोई पेमेंट नहीं दी, बट स्टिल ये सप्लाई कहलाई जाएगी अंडर शेड्यूल 1
ऑफ द CGST एक्ट 2017। अब ये की पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर लास्ट के अंदर दे रखे हैं। पहला है शेड्यूल 1 ओवरराइड द नीड फॉर द कंसिडरेशन इन स्पेसिफिक सिनेरियो, कि शेड्यूल 1 हमें एक तरीके से हेल्प करता है कि मतलब कोई इंसान टैक्स की चोरी वगैरह इन सब सिनेरियो के अंदर ना फंसे। दिस रूल प्रिवेंट टैक्स इवेजन, देखिए सेकंड पार्ट यही आ गया कि टैक्स की चोरी से बचाता है ये। और ITC जिस चीज़ों पर क्लेम हुआ था फिर लोग उसको क्या कर रहे थे, फ्री में अपने मतलब टैक्स के लिए वो दे रहे थे अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को, तो वो भी चीज़ ना हो। ये चीज़ इस वजह से क्या हुआ था, ये रूल आया था। वैल्यूएशन ऑफ सच सप्लाईज डन एज पर रूल 28 ऑफ द CGST रूल, और जितनी भी ये सप्लाईज की वैल्यू डिसाइड होंगी वो रूल 28 ऑफ द CGST रूल के अकॉर्डिंग डिफाइन होंगी। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं आपकी GST के अंदर, वो समझते हैं। इसके अंदर आती है इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई क्या कहती है, व्हेन द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन द सेम स्टेट, यानी जो इंसान सप्लाई कर रहा है, जो सप्लायर की लोकेशन है और जहाँ पर सप्लाई कर रहा है जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, वो दोनों एक ही स्टेट के अंदर हों या फिर एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर हों, तो ऐसे सप्लाई को हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टेट सप्लाई। इसके अंदर CGST और SGST दोनों लगेंगे। ये SG या तो अगर यूनियन टेरिटरी है तो UTGST और CGST, और अगर सिंपल स्टेट हो तो CGST और SGST लगेगा। जैसे कि एक एग्जांपल इसका दे रखा है, सेल ऑफ गुड फ्रॉम अ डीलर इन दिल्ली टू बायर ऑल्सो लोकेटेड इन दिल्ली, यानी एक इंसान ने दिल्ली से दिल्ली में ही सामान बेचा तो क्या कहलाई जाएगी, इंटरस्टेट सप्लाई, और उसके ऊपर क्या लगेगा, CGST एंड SGST। ठीक है। अब है इंटर-स्टेट सप्लाई। इसके अंदर क्या है, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लायर इन डिफरेंट स्टेट, की जहाँ से सामान भेजा जा रहा है और जहाँ रिसीव करा जा रहा है वो दोनों क्या है, डिफरेंट स्टेट्स हैं या फिर डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वो सेम नहीं है। ठीक है ना। या फिर हम अपने जो सप्लाई कर रहे हैं चीज़, या तो उसको इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी, इंटर स्टेट सप्लाई। इसके अंदर ना आपका CGST लगेगा ना SGST लगेगा, इसके अंदर लगता है IGST। IGST की फुल फॉर्म क्या हो गई, इंटीग्रेटेड GST। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल इसका क्या दे रखा है, क्या एग्जाम्पल दे रखा है कि एक सप्लायर है महाराष्ट्र के अंदर, वो गुजरात के अंदर अपने किसी कस्टमर को सामान बेचता है, तो वो ये चीज़ क्या कहलाई जाएगी, आपकी इंटर स्टेट सप्लाई कहलाई जाएगी। उसके बाद आती है एग्जेम्प्ट सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट अट्रैक्ट अ नील रेट ऑफ टैक्स, यानी आप जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो और उसके ऊपर टैक्स रेट क्या है, 0 है, नील है, आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना, होली एग्जेम्प्ट है। ठीक है ना। GST आपको नहीं करना, जो कि नोटिफिकेशन सरकार ने दे रखी है, वो नॉन टैक्सेबल चीज़ है GST लॉ के अंदर। ऐसे सप्लाई क्या कहलाई जाएगी, एग्जाम्प्ट सप्लाई, यानी जिसके बदले में आपको कोई भी GST पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, जैसे फ्रेश फ्रूट, मिल्क, एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज, इन सब चीज़ों के ऊपर सप्लाई वो GST एग्जाम्प्ट है। ठीक है ना। होली एग्जाम्प्ट है, नील रेट ऑफ टैक्स है इसके ऊपर। ठीक है ना। नॉन टैक्सेबल चीज़ें कहलाई जाएंगी। इसके ऊपर ना ही ITC आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसी चीज़ों के ऊपर। नेक्स्ट आता है आपका रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन एज पर सेक्शन 15 ऑफ द CGST एक्ट, एज पर सेक्शन 15 ऑफ द CGST एक्ट रिलेटेड पर्सन को डिफाइन करा गया है। अब एक इंसान रिलेटेड तब कहलाया जाएगा जब वो उस ऑफिसर हो या डायरेक्टर हो बिज़नेस का, उस बिज़नेस का, या फिर उस बिज़नेस का लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर हो, एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय हो, डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल करता हो बिज़नेस पर, ब्लड रिलेशनशिप हो या फिर फैमिली रिलेशनशिप हो, सोल एजेंट हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो ये ऐसा इंसान आपका क्या कहलाया जाएगा, रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होगा वो इंसान। स्पेशल वैल्यूएशन रूल अप्लाई टू ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन, जैसे ऊपर हम एंट्री पढ़ चुके हैं रिलेटेड पर्सन के अंदर। रिलेटेड पर्सन के लिए कुछ थोड़े बहुत अलग रूल्स हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि शेड्यूल 1 के अंदर रिलेटेड पर्सन आते हैं कि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो चीज़ सप्लाई के अंदर इंक्लूड की जाएगी। डिस्टिंक्ट पर्सन किसे कहते हैं, व्हेन अ पर्सन हैज़ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन इन डिफरेंट स्टेट्स, जब एक इंसान की अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो अलग अलग स्टेट या फिर अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर, तो हर उसकी रजिस्ट्रेशन, हर जगह की रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25 ऑफ द CGST एक्ट क्या कहलाई जाएगी, डिस्टिंक्ट पर्सन। उसको दिल्ली के पर्सन से या फिर मुंबई के पर्सन को अलग माना जाएगा। अगर मान लीजिए एक इंसान है, उसने दो जगह रजिस्ट्रेशन कर रखा है, दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, मुंबई में भी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो ऐसा इंसान जो है
उसको दिल्ली के अंदर डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा और मुंबई के अंदर भी डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। सप्लाई बिटवीन साइड डिस्टिंक्ट पर्सन इवन विद द सेम इज ट्रीटेड एज सप्लाई। और अगर ये एक दूसरे के अपने ऑफिस में सामान भेजेंगे तब भी उसको हम एज अ सप्लाई कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। हम ये नहीं समझेंगे कि इसने अपनी एक ब्रांच में दूसरी ब्रांच में बेचा है, उसे तब भी हम सप्लाई मानेंगे। जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है, एक कंपनी है वो दिल्ली और मुंबई, वही जो मैंने बताया, सेम पैन नंबर पर रजिस्टर्ड है, तो वो दिल्ली में अलग डिस्टिंक्ट पर्सन मानी जाएगी और मुंबई के अंदर अलग डिस्टिंक्ट पर्सन मानी जाएगी। तो यही था बस आज की वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर इसके पार्ट 2 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।